Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Last time we have started chapter keys and coupling, an article, and we covered some types of keys in which we have studied about sunk key, saddle keys, tangent keys, round keys, and sublines. द द फर्स्ट जनरल काइंड सम की, जिसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और पैरेलल कीज़ इनको देखा था, इनको कवर किया था। रेक्टेंगुलर, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल ऑफ दैट, आई एम just going through it. Just wanted to show you what we have covered. ओके, रेक्टेंगुलर सन की इसके यूजेस वगैरह देखे थे, ये कहाँ पर यूज़ होती है। स्क्वायर स्क्वायर सन की, पैरेलल सन की, गिब हेड की, एंड फीदर कीज़ और सेकंड सेक्शन को कुछ कीज़ की टाइप्स मेरे ख्याल से रह गई थी, बट दीज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप ये बुक का मैं आपको पीडीएफ एक चैप्टर फॉरवर्ड करूँगा, आप इससे गो थ्रू करना। इंशाल्लाह ये आपको डिफ़िकल्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगी। वुडरॉफ की ये भी हमने कवर किया था। फिर सैडल कीज़, जिसके अंदर फ्लैट सैडल की और हालो सैडल की, इनकी कुछ काइंड्स को कवर किया था। इसके अलावा सैडल कीज़ में टेंजेंट कीज़ भी एक सॉरी टेंजेंट कीज़ एक अलग काइंड है। तो टेंजेंट कीज़ में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रेजिस्ट करने के लिए, मतलब उसको अब रेजिस्ट से मतलब कि अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करे शाफ्ट, तो ये वाली की का ये फेस बेसिकली वो रेजिस्टिंग फेस में आता है। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज अगर ये रोटेट करे शाफ्ट, तो इस की का ये वाला फेस बेसिकली रेजिस्टिंग फेस बनेगा। और ये टेंजेंट कीज़ आम तौर पे इसलिए यूज़ की जाती है कि शेयरिंग प्लेन इनका जो होता है वो काफ़ी लेंथ में आ जाता है, काफ़ी लंबा बड़ा शेयरिंग प्लेन हमें मिलता है। इजीली की कटिंग इतनी आसान नहीं होती। ओके, टेंजेंट कीज़ ये भी हमने बात की। इसी तरह राउंड कीज़ वेरी इजी टू मैन्युफैक्चर और डिफरेंट इसकी काइंड्स हैं, मतलब डिफरेंट वेज हैं इसको इंस्टॉल करने के। ये कुछ वेज आपको शो किए गए हैं यहाँ पर। इसी तरह इसको क्रॉस में भी किया जा सकता है। इसी तरह इसको ऑफसेट में, क्रॉस में भी, हाफ इंटू शाफ्ट, हाफ इंटू स्लीव, ठीक है, यहाँ पर भी किया जा सकता है। इसी तरह हमने सप्लाइंस के बारे में देखा था कि सप्लाइंस जिसमें की को इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ शाफ्ट बना दिया जाता है, ठीक है, ताकि स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट कंप्रोमाइज़ ना हो ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करने के लिए। इसके अलावा 8, 16, 32, 64 मैनी काइंड्स, मैनी जो है ना, इसके ऊपर कीज़, नंबर ऑफ़ कीज़ वो यूज़ होती हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह पावर ट्रांसमिट, मतलब एक शाफ्ट में से आपने कितनी पावर ट्रांसमिट करनी है, ठीक है। इसी तरह हमने एक ये टॉपिक स्टार्ट किया था, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सन की, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा था कि कितनी तरह की फोर्सेस एक की के ऊपर लग सकती हैं, जिसमें हमने बात की थी कुछ की फिटिंग के वक्त कुछ फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस आती हैं, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्सेस आती हैं, ठीक है, F1 जिनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी एस्टिमेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और दूसरा, वो उन फोर्सेस की टेंजेंशियल फोर्सेस के मुकाबले में, की टेंजेंशियल फोर्सेस के मुकाबले में ये F1 फोर्सेस या कंप्रेसिव फोर्सेस काफ़ी कम उनका मैग्नीट्यूड होता है। तो इस वजह से भी हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो इस मेन फोर्सेस, वो टॉर्क की ट्रांसमिशन की वजह से जो टेंजेंशियल फोर्स हैं, हम उन्हीं को लेंगे और उसकी वजह से आने वाली जो स्ट्रेसेस हैं उन दो को हमने डिस्कस किया था कि इस फोर्स की वजह से एक शेयरिंग स्ट्रेस और एक क्रशिंग स्ट्रेस वो जनरेट होती है, तो अंदर जनरेट होगी। तो शेयरिंग का को कंसीडर करते हुए हमने फोर्स
इसको अप्रोक्सीमेट किया था एरिया इनटू शीयरिंग स्ट्रेस एल डब्ल्यू टॉ, और ये रिलेशन ड्राइव किया था हमने कि टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट एल डब्ल्यू टॉ डी बाई टू। ठीक है, इसी तरह क्रशिंग के केस के लिए हमने टॉर्क ट्रांसमिटेड एल टी बाई टू सिग्मा सी डी बाई टू ये इक्वेशन ड्राइव की थी। और फर्दर हमने ये बात की थी कि क्योंकि ये टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द की कांस्टेंट है, ठीक है, और ये वही है जो शाफ्ट के अंदर ट्रैवल करेगा, तो शाफ्ट वाला टार्क को हम बेसिकली वो इक्वेट भी कर सकते हैं या कि जो शीयरिंग के लिए चलेगा और क्रशिंग के लिए चलेगा, मतलब कि शुड बी इक्वली स्ट्रॉन्ग इन बोथ केसेस। ठीक है, फॉर द बोथ केसेस। क्रश ये ऐसा नहीं है कि शीयरिंग में जल्दी टूट जाए या क्रशिंग में टूट जाए, हमें डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में सेम इक्वली उसको इक्वली स्ट्रेंथन बनाना है उसको। ठीक है, तो हम इसको शीयरिंग के केस के लिए जो हमारे पास स्ट्रेंथ या टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय की आया है, और इसी तरह क्रशिंग के केस के लिए जो टॉर्क ट्रांसमिटेड आया है, ठीक है, इन दोनों को हमने इक्वेट किया था और हमने ये बेसिकली ये रिलेशन एक ड्राइव किया डब्ल्यू ओ टी को सिग्मा सी ओवर टू था। ठीक है, और फर्दर हमने ये बात की कि ये अगर ये तो रेक्टेंगुलर की है, अगर हम स्क्वायर की हो तो क्या होगा। हमने बात की थी कि W ओवर टी इज इक्वल टू सिग्मा सी ओवर टू टॉ। तो अगर ये स्क्वायर की हो तो ऑब्वियसली यहाँ 1 हो जाएगा, W इज इक्वल टू थिकनेस से कट जाएगा, सिग्मा सी ओवर टू टॉ हम कह सकते हैं टू टॉ इज इक्वल टू सिग्मा सी। ठीक है, स्क्वायर की के लिए ये हमारे पास रिलेशन हमने ये ड्राइव किया था कि हमेशा शीयरिंग हमेशा जो क्रशिंग स्ट्रेस होती है वो स्क्वायर की में वो डबल होती है, उसकी वैल्यू डबल होती है शीयर स्ट्रेस के मुकाबले में। ठीक है, यहाँ पे भी देखें, अगर ये क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू 100 हो तो शीयर स्ट्रेस की वैल्यू 50 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो वैलिड होगी। ठीक है, तो क्रशिंग स्ट्रेस हमेशा स्क्वायर की के केस में वो डबल अंदर जनरेट होती है। तो ये एक हमने थोड़ा सा मतलब देखा था कि स्क्वायर की में किस तरह का ट्रेंड आता है स्ट्रेस का। खैर, फर्दर हमने इसको इक्वेट जब किया हमने जब इसको एक हमारे पास ये इक्वेशन है, ये ऑलरेडी हमने बात की थी, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय एनी शाफ्ट पाई बाय 16 डॉट डी क्यूब। ठीक है, ये इस टॉर्क को जब हमने एल डब्ल्यू टॉ डी बाई टू शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है, की शीयरिंग स्ट्रेंथ जो है उसके साथ हमने जब इस इक्वेशन को इक्वेट किया, इन दो को आप हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक चीज़ फर्दर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास एक रिलेशन ड्राइव होता है जो कि ये है कि लेंथ ऑफ की 1.57 टाइम्स ऑफ डी, ठीक है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो हमें एक ये चीज़ भी इसका भी एक अंदाज़ा हो गया कि लेंथ ऑफ शाफ्ट वो कितनी आमतौर पे लेनी चाहिए, जो कि डायमीटर के रिस्पेक्ट 1.571 टाइम्स वो लेनी चाहिए। इट इज़ एन अप्रोक्सीमेशन, अगेन सेइंग इट इज़ एन अप्रोक्सीमेशन। हम भी बात करेंगे कि की तीनों डायमेंशंस लेंथ, विड्थ और थिकनेस ये बेसिकली किन चीज़ों पे डिपेंड करनी चाहिए। ओके, अब हम एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो गिवन डाटा है वो ये है कि डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर की फॉर अ शाफ्ट ऑफ 50 मिलीमीटर डायमीटर, द शीयरिंग एंड क्रशिंग
stresses for the key material are 42 megapascal and 72 megapascal. ओके, इसने बहुत मतलब चीज़ एक छोटी सी पूछी है, लेकिन इसकी बैक एंड पे स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा है। जिसके फॉर एग्ज़ाम्पल इसने यहाँ पर डायरेक्टली हमें बता दिया है कि एक रेक्टेंगुलर की डिज़ाइन करनी है 50 मिलीमीटर डायामीटर शाफ्ट के लिए। ये शाफ्ट बेसिकली कहाँ पे लगी हुई है, ये कैसे फाइंड आउट की गई है, ठीक है। इसी तरह द शीयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस फॉर की मटेरियल आर 42 मेगापास्कल एंड 70 मेगापास्कल। कि ये जो शीयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू है, ये कौन सी वाली वैल्यू है, ठीक है। मतलब इधर ये वो अल्टीमेट वैल्यूज़ हैं, यील्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस की वैल्यूज़ हैं, या अलाउबल या डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी से कि एक शाफ्ट 50 मिलीमीटर डायमीटर, ये बेसिकली फाइंड आउट कहाँ से हुई और ये मतलब क्वेश्चन कैसे अराइज हुआ। हम ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक सिनेरियो बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, एज अ डिज़ाइन इंजीनियर, अभी हमारा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स ये 2 का बेसिकली मेन सब्जेक्ट है। तो इससे आगे फर्दर मशीन डिज़ाइन का सब्जेक्ट भी है। तो ये जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, इसके बिहाफ पे और मशीन डिज़ाइन एज ए डिज़ाइन इंजीनियर के बिहाफ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये आप जैसे लोगों का ही काम है कि एक इंडस्ट्री के अंदर आप खुद सजेस्ट करें या कैलकुलेट करें कि कितनी कैपेसिटी का इंजन लगना है या कितनी कैपेसिटी का एक पावर हाउस इंस्टॉल होगा, और उस पावर हाउस को चलाने के लिए या उससे पावर ट्रांसमिट करने के लिए कितने डायामीटर की शाफ्ट रिक्वायर है, ठीक है। और फिर उस शाफ्ट के को से टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए किस साइज़ की जो है वो रिक्वायर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एज ए डिज़ाइन इंजीनियर आप लोगों का ही काम है, ठीक है, इंजीनियर्स का ही काम है। तो ये चीज़ हम जो है ना एक सिनेरियो सा बना लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिल का एक ऑनर है, मिल का नहीं, एक फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई अमीर सा आदमी है, उसने कोई इंडस्ट्री लगानी है और वो कुछ इंजीनियर्स को हायर करता है या आपको हायर करता है एज ए डिज़ाइन इंजीनियर, और वो कहता है कि भाई मैंने ये मशीनें चलानी है, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं इस तरह इस पे बिज़नेस करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सपोज अगर वो आपको 10 मशीन्स जो हैं, छोटी छोटी 10 मशीन्स, वो लेट्स सपोज छोटी छोटी 10 मशीन्स आपको कहता है कि मैंने ये 10 मशीन्स चलानी है, ठीक है। और हर मशीन जो है ऑन, ठीक है, हर मशीन लेट्स सपोज वो टॉर्क जो ले उसको रिक्वायर है 100 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है ना, वो हर मशीन को रिक्वायर है, ठीक है, जितना सो ऑन। तो अगर 10 मशीन को चलाना है और एक मशीन को जो रिक्वायर है 100 न्यूटन मीटर रिक्वायर है, तो 10 मशीन्स को जो टोटल रिक्वायर होगा वो टोटल टॉर्क जो रिक्वायर होगा वो 1000 न्यूटन मीटर रिक्वायर होगा ऑब्वियसली। तो एक जगह से दूसरी जगह टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए ऑब्वियसली बीच में कोई लॉसेस भी आएंगे,
ट्रांसमिशन लॉसेस जिन्हें बोला जाता है, बेरिंग्स कोई लगे हुए हैं, कपलिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है, और डिस्टेंस एक अच्छा खासा होता है आमतौर पे जहाँ पे पावर प्रोडक्शन हो रही होती है और जहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं उस डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। लेट्स सपोज वहाँ का जो ट्रांसमिशन लॉसेस है वो 10% है, ठीक है, तो इसका मतलब है 1000 न्यूटन मीटर तो मशीन्स को चाहिए, फर्दर 10% मज़ीद बनाना पड़ेगा, ठीक है। 10% अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमें ऑब्वियसली 1100 न्यूटन मीटर टॉर्क का कोई इंजन लगाना पड़ेगा जो आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर फर्दर 100 न्यूटन मशीन्स को पूरा लाजमी देगा, ठीक है। 10% कम होगा तो हम यानी कि हमने अभी तक ये कैलकुलेट किया है कि हमारे पास जो 10 मशीन्स को हमने रन करना है, ठीक है, 10 मशीन्स को जो रन करना है 10 मशीन्स को जो रन करना है उसके लिए जो एक इंजन बड़ा सा चाहिए, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 1100 न्यूटन मीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, जो कि इसके ऊपर वो इन्हसार कर रहा था कि मशीन्स कितनी चलानी है उस और हर मशीन का कितना कितना लोड है और रेजिस्टेंस कितनी है, उसके बिहाफ पे हमने टोटल इंजन सजेस्ट कर लिया और इंजन ख़रीद लिया, परचेज़ कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। फिर इंजन के साथ ऑब्वियसली कोई शाफ्ट उसकी आउटपुट लगी हुई है, ठीक है। अब ये जो शाफ्ट है हमने ये भी कैलकुलेट करनी है कि ये आगे इस इंजन के साथ जो शाफ्ट लगानी है पावर ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए 1100 न्यूटन मीटर मैक्सिमम जो ये इंजन जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए ये शाफ्ट का डायामीटर कितना होगा, ठीक है, डायामीटर हमने वो भी फाइंड आउट करना है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते रैंडमली कोई ज़्यादा सा बड़े साइज़ का डायामीटर की शाफ्ट बना दो, फिर वो अगर रैंडमली बड़ा स्केल लगा दिया तो ये बहुत लेंथी शाफ्ट्स भी बननी है इंडस्ट्री में, तो अच्छा खासा नुकसान, सॉलिड शाफ्ट थोड़ा सा डायामीटर भी बढ़ाएंगे तो अच्छा खासा मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा और उसकी प्राइस अच्छी खासी ज़्यादा हो जाएगी फिर मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से, और मटेरियल ज़्यादा होगा तो रोटेटिंग इनर्शिया को जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा और उस रोटेटिंग इनर्शिया को चलाने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगा करेगी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ऑप्टिमल डायामीटर निकालना है जो कि काफ़ी हो हमारे लिए पूरा पूरा हो। तो डायामीटर टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय एनी सॉलिड शाफ्ट जो होता है उसका फार्मूला बेसिकली ये होता है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय एनी शाफ्ट इज इक्वल टू पाई बाय 16 टॉ डी क्यूब, ओके। तो ये इसमें शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट है, ये शाफ्ट के मटेरियल के लिए टॉ की वैल्यू और डी क्यूब, ठीक है। यहाँ अगर हमने डायामीटर निकालना है तो हम यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, और यहाँ पे टी की वैल्यू कि जिस शाफ्ट का डायामीटर हमने निकालना चाह रहे हैं उसमें टॉर्क कितना चलना है, टॉर्क की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू इजीली यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। पाई की वैल्यू पता है 16 कांस्टेंट है, टॉ की वैल्यू ये मटेरियल हमारे पास मटेरियल जो हमने यूज़ करना है, लेट्स सपोज माइल्ड स्टील यूज़ करना है, स्टेनलेस स्टील यूज़ करना है, कोई कॉपर है, वट एवर कोई भी मटेरियल है या कोई अलाय है उसकी इस वक्त कौन सी वैल्यू होगा ये भी एक क्वेश्चन है। हमेशा याद रखें, मैंने ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ काफ़ी दफ़ा और जानबूझ के मैं ये रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाए। जब भी कोई भी डायमेंशन निकालनी है कोई भी, ठीक है, यहाँ पे हम डायमीटर निकाल रहे हैं, जब भी कोई भी डायमेंशन निकालनी है इंजीनियरिंग फील्ड में तो हमेशा जो स्ट्रेस की वैल्यू पुट होगी वो अलाउबल वैल्यू पुट होगी, ठीक है, अलाउबल या परमिसिबल वैल्यू पुट होगी।
तो हमारे पास ये जिस मटेरियल की शाफ्ट बनाने जा रहे हैं, लेट्स सपोज माइल्ड स्टील, उसकी हमारे पास वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मौजूद है, ठीक है। तो उसकी हमारे पास अल्टीमेट की वैल्यू एक मौजूद है, ठीक है, सिग्मा या टॉ, सॉरी ये शीयरिंग की बात करें, ठीक है, टॉ अल्टीमेट की वैल्यू मौजूद है, टॉ यील्ड की वैल्यू उसकी मौजूद है, उस अलॉय या उस मटेरियल की। ये एक कांस्टेंट ऑब्वियसली हमें वो इंटरनेट से, गूगल से इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। नहीं तो हम इजीली उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उस मटेरियल पर तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना सकते हैं, जो कि अभी आप एक्सपेरिमेंट भी किया होगा या कर रहे होंगे अभी, ठीक है, लैब में भी कर रहे होंगे। तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसी भी मटेरियल की इजीली बना सकते हैं। तो हमारे पास अल्टीमेट की वैल्यू या यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ होती हैं। तो हमें ये पता है कि ये शाफ्ट जिसका डायमीटर हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस जगह यूज़ होनी है कि इंजन ने टॉर्क ट्रांसमिट करना है या पावर ट्रांसमिट करनी है, और कुछ 10 मशीन्स हमारी चलेंगी, ठीक है। तो हमें सिनेरियो का अच्छी तरह आइडिया है कि यहाँ पे इंजन की वाइब्रेशंस भी ट्रांसमिट हो रही हैं और इंजन का टॉर्क भी ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी तकरीबन कितनी रखनी चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हमें अंदाज़ा हो गया कि वाइब्रेशंस फटीग का सिनेरियो भी है, तो इसलिए हम 5 to 6 तकरीबन रख लेंगे। लेट्स सपोज इसकी अल्टीमेट की वैल्यू 660 मेगा पास्कल है, ठीक है। और इसको हम लेट्स सपोज 6 वो करते हैं कि 6 इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं, ठीक है। तो हम 660 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 110 आ जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ठीक है, 1 हमारे पास ये भी टॉ होगा, टॉ अलाउबल जो होगा 110 मेगा पास्कल ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो 110 मेगा पास्कल पुट करेंगे, ठीक है, अलाउबल वैल्यू, ठीक है। जब भी कोई भी डायमीटर या डायमेंशन निकालनी है, हमेशा आपने अलाउबल की वैल्यू पे, अलाउबल की बेस पे निकालनी है उस मटेरियल की, और अलाउबल की वैल्यू हमेशा अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप करेंगे, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिसाइड आप उस सिनेरियो में करेंगे जहाँ पे आपने इस मटेरियल को इस्तेमाल करना है उसकी बेस पे। अदरवाइज़ यही मटेरियल किसी और एनवायरनमेंट में अगर यूज़ हो रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ये 6 नहीं रखेंगे, हो सकता है ज़्यादा रखी जाए या हो सकता है कम रखी जाए। तो हमारी यहाँ से डायमीटर की एक वैल्यू निकल, लेट्स सपोज डायमीटर की वैल्यू 50 मिलीमीटर निकल आई है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद 50 मिलीमीटर डायमीटर की वैल्यू निकल आई है। तो डायमीटर की वैल्यू अब हमें पता चल गया कि शाफ्ट की डायमीटर की वैल्यू ऐसे है, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन देखें स्टार्ट जो किया है, डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर की फॉर अ शाफ्ट ऑफ 50 मिलीमीटर डायमीटर। एक शाफ्ट दी है और रेक्टेंगुलर की उसके लिए डिज़ाइन करनी है, और शाफ्ट वो बेसिकली इस तरह कैलकुलेट हुई है। ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि ये शाफ्ट का डायमीटर कैसे कैलकुलेट किया गया। ये बेसिकली पहले इंजन जो पावर हाउस रिक्वायर था उसको हमने कैलकुलेट किया था डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल लोड रिक्वायर्ड, ठीक है। वो जिसको हमने ड्राइव करना था ना ओवरऑल लोड को, ठीक है, उसको हमने कैलकुलेट किया, अंदर ट्रांसमिशन लॉसेस को कैलकुलेट किया, और उतनी कैपेसिटी का हमने इंजन लगा लिया। उसके लिए जो शाफ्ट ड्राइव करनी थी वो उस जो मिनिमम डायमीटर चाहिए था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आगे अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये सारा कुछ करने के बाद अब रेक्टेंगुलर की भी मुझे वो बेसिकली वो भी जो है वो डिज़ाइन करके बताएं, ठीक है। होप आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक हो गई होगी कि क्यों बेसिकली इसने डायरेक्टली डायामीटर हमें दिया और डायरेक्टली की डिज़ाइनिंग का पूछ लिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि ये डायामीटर ऑफ शाफ्ट किस तरह फाइंड आउट हुई है। फर्दर एक मैं दूसरी इसके सेंटेंस पे आने से पहले इस चीज़ को भी क्लियर कर दूं
कि डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर की, इसका मतलब क्या है, कि वो क्या पूछना चाह रहा है, रेक्टेंगुलर की डिज़ाइन करके हमें बताओ। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक की बेसिकली 3 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। एक की 3 डायमेंशंस होती हैं, विड्थ, थिकनेस और लेंथ, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे ये तीनों डायमेंशंस बताएं। क्लियर है? तो ये तीनों डायमेंशंस उसे बतानी है कि इस 50 मिलीमीटर शाफ्ट के लिए ये इस की तीनों डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, लेंथ कितनी होगी, वेट कितनी होगी और थिकनेस कितनी होगी, ठीक है। और अब मैं तीसरी पॉइंट की तरफ आता हूँ। द शेयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस फॉर द की मटेरियल आर 42 मेगा पास्कल एंड 70 मेगा पास्कल। वो क्या वो कह रहा है कि शेयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस फॉर द की मटेरियल, की का जो भी मटेरियल है, लेट्स सपोज जो भी उसने जहन में रखा हुआ है, उसके लिए उसने शेयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू दी है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ये बेसिकली कौन सी है, अल्टीमेट वैल्यू है, यील्ड है, या अलाउबल परमिसिबल है, ठीक है। हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी आपको नहीं बताया गया कि ये कौन सी स्ट्रेसेस हैं और वो पूछ रहा हो कि कोई मुझे डायमेंशंस कैलकुलेट करके बताएं, तो ये चीज़ ऑब्वियस हो जाती है कि अगर डायमेंशंस पूछी गई हैं कि वो कैलकुलेट करें, तो और कोई स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है, तो हमेशा याद रखें कि वो स्ट्रेस की वैल्यू फिर कौन सी होगी, वो हमेशा अलाउबल परमिसिबल वैल्यू होगी, ठीक है। तो क्योंकि डायमेंशन हमेशा अलाउबल परमिसिबल या डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू पे निकाली जाती हैं। तो ये दी गई जो वैल्यूज़ हैं, ये शीयरिंग और क्रशिंग की ये अलाउबल वैल्यूज़ हैं, इनको याद रखना है। और वो इस वजह से हैं क्योंकि उसने रेक्टेंगुलर की डायमेंशंस पूछी हुई हैं, डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर की, यानी कि रेक्टेंगुलर की डायमेंशंस बताएं, उसने डायमेंशंस पूछी हुई हैं और ये दो स्ट्रेसेस की वैल्यू दी हैं। तो ये स्ट्रेसेस की वैल्यू ऑब्वियसली, और इसने नाम नहीं लिखा ये कौन सी हैं, शीयरिंग और क्रशिंग स्ट्रेसेस का है। आगे ये नहीं पता कि वो अल्टीमेट है, यील्ड है या अलाउबल है, ठीक है, ये उनका पॉइंट नहीं पता। तो ये चीज़ ऑब्वियस इसलिए हो जाती है कि ये अलाउबल है क्योंकि उसने डायमेंशंस पूछी हैं आगे की, ठीक है। तो ये चीज़ होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। और ये 42 और 70 मेगा पास्कल किस तरह आया, लेट्स सपोज ये की का मटेरियल माइल्ड स्टील था, ठीक है। अगर ये की का मटेरियल माइल्ड स्टील था, ठीक है, अगर ये की का मटेरियल माइल्ड स्टील था, तो इसकी बेसिकली कोई अल्टीमेट की वैल्यू थी, ठीक है, इसकी कोई अल्टीमेट वैल्यू थी, ठीक है। तो उसको हमने की ने यूज़ होना है, फटीक के केस में भी टॉर्क भी ट्रांसमिट करना है, उसके लिए हमने कोई ना कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी चूज़ की, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके लिए चूज़ की, उसको इसकी अल्टीमेट वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास इसकी क्रशिंग की कोई वैल्यू आ गई, और इसी तरह हमारे पास उसकी शेयरिंग इसी की के मटेरियल के लिए हमारे पास, ठीक है, स्ट्रेस चेन डायग्राम शीयरिंग के लिए के केस के लिए भी थी, ठीक है, उसकी भी अल्टीमेट की वैल्यू थी। तो शीयरिंग स्ट्रेंथ के लिए भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलमोस्ट सेम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि केस सिनेरियो एक जैसा ही है की के मटेरियल के लिए। तो उसके इसकी जो अल्टीमेट की वैल्यू आएगी उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास शीयरिंग के लिए अलाउबल आ जाएगी, ठीक है। ये क्रशिंग के लिए अलाउबल आ गई, ठीक है, क्रशिंग की अल्टीमेट के साथ डिवाइड किया तो क्रशिंग की अलाउबल आ गई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो उस ये जो क्रशिंग अलाउबल और शीयरिंग अलाउबल यहाँ पर आई हैं, ये बेसिकली वही हैं जो इसने इधर डायरेक्टली गिवन दे दी हैं, ठीक है। द शीयरिंग एंड क्रशिंग अलाउबल स्ट्रेसेस फॉर द की मटेरियल आर 42 मेगा पास्कल एंड 70 मेगा पास्कल। इसने यहाँ पे डायरेक्टली दी हैं, लेकिन ये फाइंड आउट इसी तरह हुई है कि स्ट्रेस चेन डायग्राम ऑफ यानी कि क्रशिंग बिहेवियर जो की के मटेरियल का है ना, जिस मटेरियल की बनाई जा रही हैं, उसकी अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी किया
तो क्रशिंग की अलाउबल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 70 मेगा पास्कल। और इसी तरह शेयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ को हमने जब बनाया, ठीक है, तो उसकी अल्टीमेट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया, तो शेयरिंग की अलाउबल वैल्यू आ गई की, ठीक है। तो और ये 42 मेगा पास्कल आई जो कि उसने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इससे आगे ये स्टार्ट में मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए कि ये सारी का सारा इस छोटे से सेंटेंस के पीछे बैक एंड पे स्टोरी थी क्या, ठीक है। तो ये जो 42 मेगा पास्कल 70 मेगा पास्कल ये कहाँ से आई, 50 मिलीमीटर डायामीटर ये कहाँ से आया, और डिज़ाइनर रेक्टेंगुलर की इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो अभी तक हमें डाटा ये गिवन है कि हमने लेट्स सपोज किसी तरीके से की के मटेरियल के लिए शीयरिंग एंड क्रशिंग की वैल्यूज़ निकाली हुई हैं अलाउबल की, ठीक है। और इसी तरह की के का डायमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। डिज़ाइनर और रेक्टेंगुलर की हमने फाइंड आउट, वो जो रेक्टेंगुलर की जो है वो हमने डिज़ाइन कर ली, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। की के जो 3 डायमेंशंस हैं, अब हम ऐसा करते हैं, इस पे वापस आते हैं। हमारे पास की 3 डायमेंशंस हैं, ये हमारे पास की है, इसकी लेंथ विड्थ और थिकनेस, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स सपोज अगर हमारे हम जो है वो ये जो 3 डायमेंशंस हैं इसमें से 2 डायमेंशंस को रैंडमली चूज़ कर लें, और तीसरी डायमेंशन को, या इससे भी पहले क्वेश्चन करूं, अगर इन तीनों डायमेंशंस को रैंडमली चूज़ करके कहें कि ये उसके ऊपर लगा देंगे, तो 2 केसेस हो सकते हैं। या तो वो की जो होगी वो सेफ होगी उस शाफ्ट के लिए, या वो की उस शाफ्ट के लिए सेफ नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों केस हो सकते हैं, या तो स्ट्रेसेस बहुत कम आ सकती हैं अलाउबल से, उसके अंदर जो जनरेट होंगी वो अलाउबल वैल्यूज से कम आ सकती हैं, या अलाउबल वैल्यूज से ज़्यादा आएंगी और वो अनसेफ होगी, ठीक है। या फिर दूसरा हल ये है कि हम, यह तरीका ये है कि हम ऐसा करें, इसलिए हम रैंडमली चूज़ नहीं कर सकते। या दूसरा हल ये है कि हम 2 डायमेंशन लेट्स सपोज विड्थ और थिकनेस इसको रैंडमली चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, किसी अप्रोक्सीमेशन मेथड के ज़रिए। और तीसरी डायमेंशन जो है वो हम ऐसा करते हैं कि किसी स्ट्रेस बेस्ड फार्मूला से हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेंगे कि अगर हम विड्थ और थिकनेस रैंडमली चूज़ की हुई ये रखें तो लेंथ कितनी रखें कि हम अंदर प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रेस की वैल्यू वो अलाउबल वैल्यू जितनी या उससे थोड़ी सी कम हो, ठीक है। लेट्स सपोज हमने विड्थ और थिकनेस थोड़ी सी कम चूज़ कर ली, फॉर एग्जाम्पल विड्थ तो थिकनेस हमने थोड़ी सी कम चूज़ कर ली, तो लेंथ की वैल्यू जो स्ट्रेस बेस्ड रिलेशन से फाइंड आउट होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ताकि विड्थ तो थिकनेस जो कम हमने चूज़ की है वो लेंथ ज़्यादा आने से कंपनसेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर विड्थ तो थिकनेस हमने रैंडमली जो चूज़ की है, लेट्स सपोज वो थोड़ी ज़्यादा चूज़ कर ली है, तो लेंथ की वैल्यू अब जो कैलकुलेट होगी स्ट्रेस के फार्मूले से वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी विड्थ तो थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि वो की कोई टूटने नहीं देंगी, इसलिए लेंथ की वैल्यू हमने कम चूज़ कर लिया, मटेरियल कम लगेगा और वो स्ट्रेस की वैल्यू जो है ना वो अलाउबल के करीब करीब आएगी। तो होपफुली आप अप्रोच को समझ गए होंगे कि बजाय के तीनों डायमेंशंस को बारी बारी अलग-अलग स्ट्रेस बेस्ड रिलेशन से फाइंड आउट किया जाए, हम 2 जो इसकी हैं डायमेंशंस उनको अप्रोक्सीमेट मेथड के ज़रिए फाइंड आउट कर लेते हैं, और तीसरी को जो है वो हम स्ट्रेस बेस्ड रिलेशन से वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी हमारे पास एक टेबल मौजूद है ऑलरेडी, एक हमारे पास टेबल गिवन है यहाँ पर,
ठीक है। इसमें शाफ्ट के डायमीटर्स गिवन है, ठीक है, शाफ्ट के डायमीटर गिवन है ये वाले, और उसके साथ अप्रोक्सीमेट जो विड्थ और थिकनेस यूज़ हो सकती है ना, ठीक है, एक अंदाजे अप्रोक्सीमेट में फिर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो एक अप्रोक्सीमेट यूज़ हो सकती हैं। अगर 6 मिलीमीटर की डायमीटर की शाफ्ट है ना, तो उसके साथ विड्थ 2 मिलीमीटर की और थिकनेस 2 मिलीमीटर की वो की यूज़ हो सकती है। इसी तरह 30 मिलीमीटर डायमीटर की साथ विड्थ 10 मिलीमीटर की और 8 मिलीमीटर थिकनेस की जो है ना वो की यूज़ हो सकती है। 75 डायमीटर की वो 22 और 14 थिकनेस यूज़ हो सकती है। इसी तरह शाफ्ट जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, 440 मिलीमीटर डायमीटर की तो 100 मिलीमीटर विड्थ और 50 मिलीमीटर थिकनेस ये यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। बताने का मकसद ये हमारे पास टेबल मौजूद है अब हमारे पास डायमीटर की वैल्यू कितनी है 50 मिलीमीटर, तो हम ऐसे करते हैं विड्थ उसमें 16 मिलीमीटर यूज़ कर लेते हैं की और थिकनेस जो है वो 10 मिलीमीटर यूज़ कर लेते हैं, जो कि ये टेबल में गिवन है। ये अप्रोक्सीमेट एक अंदाज़ा है, ठीक है। तो लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि ये जो रैंडमली चूज़ की गई हमने हमारी विड्थ है और ये जो थिकनेस है, ये आया कि इनको यूज़ करने के बाद हमारी की के अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी वो अलाउबल से ज़्यादा हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। इसके लिए हम इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ज़्यादा ना हो, हम इस की तीसरी डायमेंशन जो है लेंथ, ठीक है, उसको हम स्ट्रेस बेस्ड रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे डिटेल, जो कि हाँ अगर कोई कमी बेशी इन दो डायमेंशंस में है तो लेंथ बड़ी या छोटी उसके मुताबिक आ जाए ताकि वो कंपनसेट हो सके अंदर पैदा होने वाली स्ट्रेसेस में, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये देखें, जैसे इसका एक सॉल्यूशन दिया गया है कि यहाँ पे भी बताया गया फ्रॉम टेबल 13.1 वी फाइंड दैट शाफ्ट ऑफ 50 मिलीमीटर डायमीटर विड्थ 16 मिलीमीटर, उस टेबल से देखा है, और थिकनेस की 10 मिलीमीटर ये भी टेबल से देखा है। अब लेंथ ऑफ की जो है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन जो है ना अपना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि शीयरिंग को अज्यूम करते हैं, शीयरिंग का केस, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ की है उसकी वैल्यू है T इज इक्वल टू, यानी कि टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट इन शीयरिंग केस या शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ शाफ्ट ऑफ अ की, सॉरी, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ की इन शीयरिंग, ठीक है, L W टॉर्क T/2, ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ की इन शीयरिंग या टॉर्क कितना ट्रांसमिट कर सकती है वही उसका स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। तो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ अननोन रखें, विड्थ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मेरे ख्याल से 16 थी शायद, 16 मिलीमीटर, यूनिट्स आपने खुद देखने हैं, ठीक है। टॉ की वैल्यू हमें, अब हम क्योंकि डायमेंशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे शीयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू कौन सी आएगी, ये 42 मेगा पास्कल आएगी, याद रखनी है, जो कि अलाउबल उसने दी है। अगर नहीं दी तो हमने खुद फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये 60 मिलीमीटर थी। इसी तरह डायमीटर ऑफ शाफ्ट 50/2, सॉरी, ठीक है, और टॉर्क की वैल्यू भी हमें नहीं पता, ठीक है। क्या में से कोई गैस कर सकता है टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? आपको मैंने टॉर्क की वैल्यू बताई, याद रखें कि टॉर्क लाइन जो है ना, एक हमारा इंजन जो है उसमें जितना टॉर्क चलेगा वही टॉर्क शाफ्ट के अंदर यही टॉर्क शाफ्ट के अंदर बेसिकली ट्रांसमिट होगा
और यही टॉर्क फर्दर याद रखें इसके अंदर लगी हुई जो की है उसके अंदर भी यही टॉर्क ट्रांसमिट होगा, फिर इस की से दूसरी शाफ्ट के अंदर भी टॉर्क यही ट्रांसमिट होगा। फिर आगे फर्दर जो हमारी छोटी छोटी 10 मशीन्स लगी हैं ये सारा टॉर्क उनमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क लाइन तकरीबन सेम ही ली जाती है, याद रखना है आपने। ठीक है, तो ये इंजन वाला टॉर्क शाफ्ट में आएगा, यही शाफ्ट वाला टॉर्क की में आएगा। तो ये टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय की जो है यहाँ पे हम शाफ्ट में जो टॉर्क आएगा या इंजन में जो टॉर्क आएगा वो पुट कर सकते हैं। तो मैंने आपको टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट बताया था, उसका फार्मूला π/16 टॉ डी क्यूब, टॉ 1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये शाफ्ट का वो टॉ की वैल्यू है शीयरिंग स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो शाफ्ट का शीयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है अलाउबल की वो अगर वो यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम कंसीडर इजीली कर सकते हैं कि जो की का मटेरियल है वही शाफ्ट का मटेरियल है। इसके लिए भी 42 मेगापास्कल की वैल्यू है, तो यहाँ पे भी 42 सेम मटेरियल की वजह से हम एक ही अलाउबल की वैल्यू रखेंगे 42 मेगापास्कल। ठीक है, ये भी वैल्यू पता है, ये भी पता है, और डायमीटर ऑफ शाफ्ट भी हमें पता है 50। ठीक है, 50 मिलीमीटर। तो ये टॉर्क की वैल्यू हमारे पास नोन हो गई, सारी वैल्यूज इसमें हमें पता है। तो टॉर्क की वैल्यू लेट्स सपोज हमारे पास जो आ रही है वो 1.03 इंटू 10⁻⁶, 1.03 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, और ये 1642 और 50/2 इनको हम आपस में ऑपरेट अगर करें तो एक वैल्यू आएगी। ठीक है, और वो आ रही है 16800। ठीक है, और इसके साथ ये L, एक L भी आ रहा है, और ये न्यूटन मिलीमीटर आ रहा था मेरे ख्याल से, जी न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली ऐसा कर सकते हैं हम इसको इजीली ये कर सकते हैं कि लेंथ की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लेंथ की वैल्यू हमारे पास लेट्स सपोज निकल रही है इस केस के बाद 61.31 मिलीमीटर। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ की वैल्यू निकली है ये हमने बाकायदा की शीयरिंग का केस कंसीडर किया, उसको टॉर्क के साथ रिलेट किया, और अलाउबल स्ट्रेस की वैल्यूज़ जो हैं वो शाफ्ट की मटेरियल के लिए भी और की के मटेरियल के लिए भी दोनों वैल्यूज पुट की और फिर लेंथ की वैल्यू निकाली। अब क्वेश्चन ये है क्या हमें ये लेंथ की वैल्यू की के लिए यूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमने विड्थ की वैल्यू 16 मिलीमीटर वो यूज़ कर ली थी, थिकनेस की वैल्यू मेरे ख्याल से 10 मिलीमीटर, और लेंथ की वैल्यू पे जो क्वेश्चन आया था उसके लिए भी हमने बात की कि वो लेंथ की वैल्यू ये वाली यूज़ कर ले। तो क्या हम ये यूज़ कर लें? ओके, बहुत सारे कह रहे होंगे कि ये यूज़ कर लेनी चाहिए क्योंकि ये निकली है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक डाउट दूं, क्या ये लेंथ की वैल्यू शीयरिंग के केस के लिए कि मतलब अगर ये लेंथ की वैल्यू यूज़ करें और टॉर्क ये वाला अंदर चलाया जाए, मतलब इंजन का जो टॉर्क होगा वो जब चलेगा तो की के अंदर जो भी यही टॉर्क आएगा, और उस टॉर्क की वजह से की के अंदर की ये लेंथ यूज़ करने से की के अंदर जो शीयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो 42 मेगापास्कल जनरेट होगी। ये तो इस चीज़ को इंश्योर कर रही है। ठीक है, लेकिन ये लेंथ यूज़ करने से क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आती है ये नहीं हमें पता, ये वाली लेंथ यूज़ करने से। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जिस तरह शीयरिंग का केस एज्यूम किया है और शीयरिंग की स्ट्रेंथ हमने फार्मूला यूज़ करते हुए टॉर्क के साथ इक्वेट किया और लेंथ की वैल्यू निकाली, इसी तरह हम क्रशिंग का केस भी एज्यूम कर लें। ठीक है, क्रशिंग का केस भी एज्यूम कर लें, उसमें भी टॉर्क इज इक्वल टू L T/2 सिग्मा C D/2।
ठीक है। क्रशिंग का केस एज्यूम करते हुए भी हम लेंथ की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। टॉर्क वही है जो इंजन बना रहा है, जो कि यहाँ पे 1.03, मतलब यही वाला फार्मूला 5/16 टॉर डी क्यूब, इसी फार्मूले से यही वाला आएगा 1.03 इंटू 10⁻6 न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई, ये टॉर्क की, और इज इक्वल टू लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। थिकनेस जो है इसकी मेरे ख्याल से वो 10/2 था। ठीक है, सिग्मा सी की वैल्यू ये भी गिवन है, प्रॉब्लम में दी हुई है, कैसे आई वो हमने बात कर चुके हैं, 70 मेगापास्कल। ठीक है, ये भी हमने कर ली। डायमीटर 50 मिलीमीटर है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे एल एक अननोन है, एल लेंथ ऑफ की वो जो निकल रही है यहाँ पर, उसकी वैल्यू 117.7 मिलीमीटर, 117.7 मिलीमीटर ये वैल्यू निकल रही है। अब मुझे बताएं कि ये शीरिंग के केस के लिए जो लेंथ की वैल्यू आ रही है वो 61.31 मिलीमीटर है, और क्रशिंग के केस के लिए जो लेंथ रिक्वायर है वो 117.7 मिलीमीटर है। तो हमें ये ज़्यादा लेंथ वाली यूज़ करनी चाहिए या कम लेंथ वाली यूज़ करनी चाहिए? कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि कम लेंथ वाली यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो कम मटेरियल लगेगा शायद। ठीक है, और कुछ सोच रहे होंगे ये ज़्यादा वाली यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों, फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं कि ये बात करते हैं कि अगर कम वाली यूज़ करें तो क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। अगर हम ये कम वाली यूज़ करें तो मटेरियल कम लगेगा, फ़ायदा है। लेकिन और ये भी है कि ये 61.31 यूज़ करें जो कि शेयरिंग से आई थी, तो ये लेंथ यूज़ करने से ये जो टॉर्क चलेगा इसके इस टॉर्क के चलने की वजह से इस की के अंदर जो शेयरिंग स्ट्रेस जनरेट होगा वो एग्जैक्टली 42 मेगापास्कल यूज़ होगा। लेकिन इस लेंथ यूज़ करने से जो क्रशिंग स्ट्रेस जनरेट होगा ना, अंदर क्रशिंग स्ट्रेस अंदर आएगा, वो फिर 70 मेगापास्कल नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि क्रशिंग के केस के लिए हाँ, और 70 मेगापास्कल पुट लाने के लिए जो मिनिमम लेंथ चाहिए ना, वो एक 117.7 मिलीमीटर लेंथ चाहिए। ठीक है, तो जब तक लेंथ 117.7 मिलीमीटर नहीं होगी उसकी वैल्यू 70 मेगापास्कल नहीं आएगी कभी भी। क्योंकि क्रशिंग के लिए जो मिनिमम लेंथ चाहिए वो 117.7 मिलीमीटर है, और ये वाली लेंथ यूज़ करेंगे तो एग्जैक्टली इतनी मैक्सिमम अंदर क्रशिंग स्ट्रेस जनरेट होगी। अगर इसे कम करेंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर ये कम वाली लेंथ नहीं लेंगे, जो बड़ी वाली लेंथ है उसको कंसीडर करते हुए अपनी की मैन्युफैक्चर करवाएंगे, यानी कि डिज़ाइन कर वो ये मैन्युफैक्चर करवाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे यही लिखा है डिज़ाइनर की, यानी कि विड्थ भी बताएं, लेंथ भी बताएं और थिकनेस भी बताएं। तो विड्थ और थिकनेस ऑलरेडी हम टेबल से देख चुके हैं, तो लेंथ का प्रॉब्लम था। लेंथ हमने बेसिकली अभी ये डिसाइड ये किया कि लेंथ 117.7 मिलीमीटर अगर हम यूज़ करेंगे देन वी विल सी मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ 70 मेगापास्कल, और जो शेयरिंग स्ट्रेस होगी ऑब्वियसली और कम अंदर होगी। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग के लिए 61.31 मिलीमीटर लेंथ भी काफ़ी थी 42 मेगापास्कल आने के लिए, लेकिन अब क्योंकि क्रशिंग की वजह से हम ज़्यादा लेंथ यूज़ करनी पड़ रही है तो अंदर शेयरिंग और कम आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका ये क्वेश्चन था पहले वाला, जिसको मैंने कोशिश किया है कि काफ़ी डिटेल से मतलब इसमें जो कुछ ऊंच नीच हो सकती थी उसको भी हम डिस्कस कर लें। तो आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं कल इंशाल्लाह आपको एक और इसका आगे आगे वाला प्रॉब्लम भी और इसके साथ इसी चैप्टर को में जो कुछ एडिशन हो सकती है, मतलब इस टॉपिक में जो कुछ मैंने एडिशन करवानी है इस एग्ज़ाम्स के लिए वो मैं करवा कर फाइनली आपको कल इंशाल्लाह एक लेक्चर फर्दर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने ये लेक्चर अभी आप सुन रहे हैं इसको
इसकी लेक्चर समरी मुझे जल्द से जल्द वो करें, और कल हम अपने टाइम पे, मैं सीआर के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, हम ऑनलाइन आएंगे और उसकी अटेंडेंस और मुझे लेक्चर समरीज़ की अटेंडेंस दोनों की कंबाइन जो मेरे पास अटेंडेंस लिस्ट बनेगी उसको मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कल अपलोड कर दूंगा अटेंडेंस आपकी। तो उसमें आपने सुस्ती नहीं करनी अपलोड, यानी कि लेक्चर में सुने बगैर आपने नहीं आना। ठीक है, उससे पहले पहले इसको अच्छी तरह लेक्चर को सुनने समझ लें, मैं क्वेश्चन करूँगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।